हेलो बच्चों, क्लास 8 चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर को हम देखने वाले हैं। इसमें कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं। मेटल्स मीन्स धातुएं, नॉन मेटल्स मीन्स अधातुएं। तो इस चैप्टर को हम देखने वाले हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, तो ऑप्शनल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं A B C D, इनमें से कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, किसको जो है हम पीट करके, बीट मीन्स पीटना या बीटन मीन्स पीट कर या हथौड़े से पीटना, इनटू थिन शीट पतली चादर के रूप में पीट सकते हैं। किसको पीट सकते हैं, यानी कि पतली चादर के रूप में हम इन चारों में से किसको पीट करके हम चादर के रूप में फैला सकते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए में दिया हुआ है जिंक, जिंक मीन्स Zn, फॉस्फोरस P, सल्फ़र S, ऑक्सीजन O। तो धातुओं का, यानी कि धातु मीन्स मेटल्स, मेटल्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि उसको हम पीट करके पतली चादर के रूप में फैला सकते हैं, क्योंकि धातुएं लचीली होती हैं और गर्म करने पर इसको पीट करके या फैल जाती हैं। इनमें फैलने का गुण होता है। तो धातु में होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो भी एक धातु ही होगी। तो इसमें जिंक धातु है ऑप्शन ए पे, तो इसका जो आंसर होगा ए होगा। जिंक मीन्स Zn। बाकी जो हैं फॉस्फोरस, सल्फ़र, ऑक्सीजन, ये गैस है, तो ये हो नहीं सकते, अधातुएं हैं ये, जिंक धातु है, तो इसका आंसर जो है वो जिंक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ करेक्ट। तो इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इन स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। ए दिया हुआ है, ऑल मेटल आर डक्टाइल। तो डक्टाइल का मतलब क्या होता है। डक्टाइल होता है जिसमें खींचने योग्य गुण होता है, उसको हम डक्टाइल बोलते हैं, यानी कि इलास्टिक इन नेचर होता है। जो डक्टाइल मीन्स जिसको गर्म करके हम तार के रूप में लंबा खींच सकें। तो धातु में यह गुण होता है। और तो यहाँ सभी धातु में ऑल मेटल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन सभी धातु में यह गुण नहीं होता है। कुछ धातु जैसे हमने पढ़ा हुआ है द्रव धातु, तो द्रव धातु में हमने मरकरी पढ़ा हुआ है, तो मरकरी को गर्म करके हम तार के रूप में नहीं खींच सकते हैं। तो ऑल मेटल आर डक्टाइल, ये जो है ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। सेकंड है बी, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल। तो नॉन मेटल भी डक्टाइल नहीं हो सकते हैं। कुछ नॉन मेटल जैसे गैसें होती हैं, तो उसको हम डक्टाइल यानी तार के रूप में नहीं खींच सकते। थर्ड है जनरली मेटल आर डक्टाइल। तो जनरली यहाँ पे टी जो है ये आर होना चाहिए, ये टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है यहाँ पे, इसे आप आर पढ़िए। जनरली मेटल आर डक्टाइल। तो सामान्यतः मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल इन नेचर होते हैं, यानी कि उनको हम तार के रूप में लचीले होते हैं, तो गर्म करने पर तार के रूप में खींच सकते हैं। तो ये ऑप्शन सी जो है सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। तो डी भी देख लेते हैं, सम नॉन मेटल। तो नॉन मेटल लिखा हुआ है, तो नॉन मेटल तो डक्टाइल होते नहीं है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं हम, फिल इन द ब्लैंक्स। ए दिया हुआ है, फॉस्फोरस इज़ वेरी डैश 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 नॉन मेटल। तो फॉस्फोरस क्या होता है, आपको पता ही है, फॉस्फोरस बहुत रिएक्टिव इन नेचर होता है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, ज्वलनशील होता है। तो यह होगा फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव इन नेचर। सेकेंड है मेटल आर कंडक्टर डैश डैश डैश, कंडक्टर ऑफ हीट एंड डैश डैश डैश। तो मेटल जो धातु होती है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल धातु क्या होती हैं, बहुत अच्छी चालक होती हैं ऊष्मा और विद्युत की। सी है आयरन इज डैश 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 रिएक्टिव देन कॉपर। आयरन इज, तो आयरन इज़ रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से कम या ज़्यादा। तो आयरन क्या होगा, आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होगा, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में जो आयरन होता है यह ऊपर होता है, किसके, कॉपर से, कॉपर से ऊपर होता है आयरन। तो आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा सक्रिय होगा। ठीक है। सो डी है मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस। मेटल धातु रिएक्ट विद एसिड, धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस बनाती है, H2 गैस बनाती है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 4 है, मार्क टी इफ़ द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। ट्रू के लिए टी लिखना है, एंड एफ इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। फॉल्स वाले स्टेटमेंट के लिए एफ लिखना है। तो ए है इसमें, जनरली नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड, सामान्यतः अधातुएँ अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो अधातु नहीं करती हैं बल्कि मेटल करते हैं, तो ये क्या है, ये फॉल्स है। सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। तो सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो सोडियम, इसमें आपको मैं एक सक्रियता श्रेणी बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे पोटेशियम हो गया, फिर सोडियम हो गया, ठीक है, फिर कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फिर ये एल्युमिनियम हो गया, और एल्युमिनियम से नीचे हो गया जिंक, जिंक से भी नीचे आते हैं आयरन, लेड, कॉपर, ठीक है। तो इसमें जो ऊपर है ये सक्रियता श्रेणी है, ऊपर से नीचे की ओर। तो जो ऊपर वाले हैं
तो जो ऊपर वाले हैं ये ज़्यादा सक्रिय हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम ये ज़्यादा सक्रिय हैं और नीचे वाले ये घटता हुआ क्रम है, नीचे वाले कम सक्रिय हैं। तो जो ऊपर होंगे वो ज़्यादा सक्रिय होंगे। तो यहाँ पे ये सबसे ऊपर जो है सोडियम है, तो ये सबसे ज़्यादा सक्रिय है। तो सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव देन रिएक्टिव मेटल, तो सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। और जो नीचे हैं ये जो नीचे हैं इनसे तो ज़्यादा रिएक्टिव है ही सोडियम, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है। तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे ऊपर होंगे यानी रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर होंगे सबसे ज़्यादा सक्रिय होंगे, जो नीचे होंगे वो कम सक्रिय होंगे। तो सोडियम क्या है, वेरी रिएक्टिव मेटल है, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट चलते हैं सी, कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर हो गया Cu, ये डिस्प्लेस करता है जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से। जिंक को क्या डिस्प्लेस कर पाएगा, तो जिंक के बाद आता है आयरन, और आयरन के बाद आ गया लेड, लेड के बाद आ गया कॉपर। तो कॉपर सक्रियता श्रेणी में जो है जिंक से नीचे है, जिंक से नीचे। तो जो ऊपर होते हैं तो वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं, तो कम सक्रिय वाले को डिस्प्लेस कर देते हैं उसके सॉल्यूशन से, ठीक है। लेकिन नीचे वाले ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकते, यानी कि कॉपर सबसे नीचे है सक्रियता श्रेणी में, इससे ऊपर जिंक है। तो कॉपर जो है जिंक को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर जो है जिंक को ये अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो कॉपर डिस्प्लेसेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो कॉपर ये क्या है, फॉल्स है। अगर यहाँ पे ऐसा होता है जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तब ये ट्रू होता। नेक्स्ट है कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। तो कोल मीन्स कोयला, कोयले को क्या हम वायर के रूप में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं या तैयार कर सकते हैं। तो वायर के रूप में हम सिर्फ धातुओं को तैयार कर सकते हैं। अगर इस कोल की जगह कोई धातु होती है यहाँ पे, तो कैन बी ड्रॉन इनटू वायर, तब वो ट्रू होती है। लेकिन कोल को हम वायर के रूप में चेंज या परिवर्तित या तैयार नहीं कर सकते हैं, इसलिए यह फॉल्स है। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 है सम प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, जैसे अपीयरेंस, हार्डनेस, मालिएबिलिटी, डक्टिलिटी, हीट कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और मेटल और नॉन मेटल दिए हुए हैं। तो इन प्रॉपर्टी के आधार पे जो है हमको डिस्टिंग्विश यानी कि अंतर करना है मेटल और नॉन मेटल में। तो इसमें ए फर्स्ट दिया हुआ है अपीयरेंस। अपीयरेंस का मतलब होता है दिखावट, कैसा दिखाई देता है। तो मेटल जो है शाइनी होते हैं, चमकदार होते हैं, नॉन मेटल डल यानी कि धुंधले होते हैं। सेकंड है हार्डनेस। तो मेटल जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, वेरी हार्ड, और जबकि नॉन मेटल मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। थर्ड है मालिएबिलिटी। मालिएबिलिटी मीन्स आघातवर्धनता, यानी कि धातुओं का गुण होता है, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वह जो है चादर के रूप में फैल जाती है, यानी कि गर्म करने पर अगर हम धातु को पीटते हैं तो उसे हम चादर की तरह फैला सकते हैं, ठीक है। तो मेटल क्या होते हैं, मालिएबल होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है। नेक्स्ट है डक्टिलिटी, यानी कि गर्म करके लचीले होते हैं, गर्म करके तार के रूप में लंबे खींचे जा सकते हैं। तो धातु में ये गुण तो होता है, डक्टाइल होते हैं मेटल, लेकिन नॉन मेटल में यह गुण नहीं होता है, नॉट डक्टाइल। फिफ्थ है हीट कंडक्शन, ऊष्मा चालन। तो धातु में ऊष्मा का चालन होता है। अगर हम धातु के किसी सिरे को या धातु की रॉड के किसी सिरे को गर्म करें तो रॉड का दूसरा सिरा जो ठंडा सिरा होता है वो भी कुछ देर बाद गर्म हो जाता है, यानी कि हीट का कंडक्शन होता है। तो ये मेटल की प्रॉपर्टी है, कंडक्टर ऑफ हीट, जबकि नॉन मेटल में ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, नॉट कंडक्टर ऑफ हीट। सिक्स है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत का चालन। तो धातु जो होती हैं, सारी विद्युत की वायरें जो हैं, इलेक्ट्रिकल वायर जितनी भी होती हैं वो सब धातुओं से बनती हैं, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, यानी कि कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि अधातु में ये गुण नहीं पाया जाता है, नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। ए दिया हुआ है एल्यूमिनियम फॉयल आर यूज टू रैप फूड आइटम। जो एल्यूमिनियम फॉयल मीन्स पन्नी, एल्यूमिनियम की जो पन्नी होती है आर यूज टू रैप मीन्स लपेटना, फूड आइटम यानी खाद्य पदार्थों को लपेटने के काम आती है या उपयोग में आती है। क्यों आती है, इसका रीज़न देना है, क्योंकि एल्यूमिनियम इज़ हाईली मालिएबल। तो एल्यूमिनियम क्या होता है, हाईली मालिएबल होता है। मालिएबल का मीन्स होता है कि बहुत लचीला होता है, चादर की तरह सीट के रूप में बहुत जो है फैल जाता है, इसीलिए जो है इसको क्या करते हैं, बीट करके हम चादर की तरह फैला देते हैं, जो कि फूड आइटम को रैप करने के काम आती है। लेकिन इसका दूसरा रीज़न यह भी है कि जो एल्यूमिनियम फॉयल होता है ये क्या होता है, फूड आइटम के साथ रिएक्शन नहीं करता है, जिस कारण से एल्यूमिनियम फॉयल जो है फूड आइटम को लपेटने के काम आता है। नेक्स्ट है बी इमर्सन रॉड।
फॉर हीटिंग लिक्विड आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस। तो जो पानी गर्म करने की रॉड होती है सबमर्ज इनटू वाटर, जो पानी में हम जिसको डालते हैं, जिस रॉड को जनरली कॉपर की बनी होती है, फॉर हीटिंग लिक्विड पानी गर्म करने के लिए, आर मेड अप ऑफ मेटेलिक सब्सटेंस, ये जो है धात्विक पदार्थों से बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है धातु से? क्योंकि जो मेटल होता है आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। धातु क्या होती है? हीट और इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ऊष्मा और विद्युत का बहुत अच्छा चालक होती है। इसीलिए जो है धातु से ही इमर्सन रॉड बनाई जाती है। दैट इज़ वाई इमर्सन रॉड आर मेड अप ऑफ मेटल। सी है कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। तो कॉपर जिंक को जिंक के साल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। तो ये मैं पहले ही बता दिया, क्योंकि जो जिंक होता है यह रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर है। ठीक है, तो कॉपर से ऊपर है जिंक, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेस, ये जो कॉपर है यह जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर जो है जिंक से नीचे है, इसलिए डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो इट इज़ बिकॉज कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक। नीचे है इसलिए लेस रिएक्टिव है, ऊपर होता तो मोर रिएक्टिव होता। जैसे यहाँ पे जिंक कॉपर से ऊपर है, तो जिंक क्या है? मोर रिएक्टिव देन कॉपर। जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, कॉपर कम रिएक्टिव है, इसलिए जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। तो सोडियम और पोटेशियम को हम कैरोसिन में स्टोर करके क्यों रखते हैं? क्योंकि इसमें भी हम जो है रिएक्टिविटी सीरीज़ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया हमारे पास, ये पोटेशियम हो गया, फिर सोडियम हो गया, सोडियम के नीचे आता है कैल्शियम, फिर आता है मैग्नीशियम, फिर आता है एल्युमिनियम, फिर आता है जिंक आता है, फिर आता है आयरन, फिर आता है लेड, फिर आता है कॉपर, फिर आता है सिल्वर, फिर आता है Au यानी कि गोल्ड। ठीक है, तो ऊपर से नीचे की ओर ये घटता हुआ क्रम है, यानी कि जो सबसे ऊपर है, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ये जो सबसे ऊपर है ये सारे जो हैं ज़्यादा रिएक्टिव हैं। जैसे ये पोटेशियम और सोडियम ये मोर रिएक्टिव हैं। ठीक है, तो ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, ये हाईली रिएक्टिव हैं। ये जिंक आयरन ये जो है मीडियम रिएक्टिव होते हैं, और ये लेस रिएक्टिव होते हैं Ag और Au। तो हाईली रिएक्टिव जो है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है, ये हाईली रिएक्टिव हैं। तो ये जैसे सोडियम जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। तो कैरोसिन में क्यों रखते हैं? क्योंकि हाई रिएक्टिव है, या इनको अगर इनको बहुत कम टेम्परेचर और प्रेशर में भी जो है ये एयर वाटर के कांटेक्ट में आकर के तुरंत जो है रिएक्शन करते हैं, या तुरंत बर्न हो जाएंगे, या रिएक्शन करके कोई हानिकारक प्रोडक्ट बना देंगे, या एक्सप्लोजन हो जाएगा। इसीलिए जो है इस चीज़ को बचाने के लिए, ताकि ये इन एयर वाटर के संपर्क में ना आए, उस चीज़ से बचाने के लिए हम सोडियम और पोटेशियम को क्या करते हैं? कैरोसिन में डुबा करके रखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये एक पीरियोडिक टेबल दी हुई है। तो हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल और नॉन मेटल को हम पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो इनकी स्थिति एग्जैक्ट जो इनकी पोजीशन है वो कहाँ पर है। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, हल्का सा हम इसे देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे ये दो ब्लॉक हैं, स्टार्टिंग के दो ब्लॉक दिए हुए हैं। ये दो ब्लॉक क्या हैं? जैसे ये दो ब्लॉक हैं, इनको बोलेंगे हम एस ब्लॉक, एस ब्लॉक। ये एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक एलिमेंट यानी कि क्षारीय धातुएं होती हैं। सेकंड जो यहाँ पे हैं, ये वाला जो ब्लॉक है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे हम डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक में संक्रमण धातुएं आती हैं। और जो ये वाला जो पोजीशन है ये पी ब्लॉक का है। इसमें जो है पी ब्लॉक में धातु, अधातु और उपधातुएं तीनों चीज़ें आती हैं। तो जो ये रेड कलर के हैं ये धातु हैं, इनको हम बोलते हैं मेटल, ये मेटल हैं। ठीक है, ये जो ग्रीन ये ब्लू कलर के जो हैं ये अधातु हैं, इनको हम बोलेंगे अधातु। और ये जो येलो कलर के हैं ये उपधातु हैं, नॉन मेटलॉइड हैं, मिश्र धातुएं हैं, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। ठीक है, तो ये मिश्र धातुएं हैं। तो ये पीरियोडिक टेबल में धातुओं की स्थिति और अधातुओं की स्थिति और मेटलॉइड जो मिश्र धातुएं हैं इनकी स्थिति कहाँ पर किस प्रकार से है, ये थोड़ा समझने वाली चीज़ है। और अभी आपके कोर्स में ये बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इतना आप समझ लोगे
तो उम्मीद करता हूँ आप इतना समझ लोगे और बार बार इसको देखोगे, ताकि हर बार देखने से जो है आदमी थोड़ा और नई चीज़ सीखता है। तो आप इसे देखो। थैंक यू।